नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने एजुकेशन साइकोलॉजी जो पीडी पाठक द्वारा रचित पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 5 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें हम देखने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान की जो मेथड है, जो विधियां हैं वो हम देखने वाले हैं। ये जो विधियां हैं ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो या फिर रीट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी जो टॉपिक जुड़ा है पाठ्यक्रम में, तो इनमें से ही वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पहले इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, फिर इसके अंत में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंत में जो क्वेश्चन आएंगे उनको हल करने की कोशिश करें। अगर वो एक बार में समझ में नहीं आते हैं तो प्लीज़ एक बार और वीडियो को देखें। इसमें बहुत ही सरल भाषा में सभी जो तथ्य हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की भूमिका में हम देखने वाले हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसकी शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। विज्ञान की विधियों की मुख्य विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, यथार्थता, विशुद्धता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता। ये विज्ञान की जो विधियां हैं उनकी मुख्य विशेषताएं हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अपने शोध कार्यों में अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और उनका समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रमुख विधियां हैं वो देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुशासन के लिए सामान्य रूप से जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं, दूसरी होती हैं वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियों में हम अध्ययन करेंगे आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि। वस्तुनिष्ठ विधियों में हम देखने वाले हैं प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक शिक्षण विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि। तो इनमें एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है या कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि है। तो एक क्वेश्चन तो इनमें से ही आ जाता है। फिर हम सभी विधियों की बारी बारी से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण क्या होता है? मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना ही आत्मनिरीक्षण है। आत्मनिरीक्षण मनोविज्ञान की परंपरागत विधि मानी जाती है। इस विधि का जो नाम है वो इंग्लैंड के विख्यात दार्शनिक लोक से ये संबंधित है, जिसने इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से दी है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना ही आत्मनिरीक्षण है। तो ये परिभाषा लोक के द्वारा दी गई है, जो इंग्लैंड के दार्शनिक है। पूर्व काल में मनोवैज्ञानिक अपनी मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसी विधि पर वो निर्भर रहते थे। वे इसका प्रयोग अपने अनुभवों का पुनः स्मरण और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए करते थे। वे सुख और दुख, क्रोध और शांति, घृणा और प्रेम के समय अपनी भावनाओं और मानसिक दशाओं का निरीक्षण करके इसका वर्णन करते थे। फिर हम इस आत्मनिरीक्षण विधि का अर्थ देखें तो इसका अर्थ जो है वो होता है टू लुक विद इन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जिसका अभिप्राय है अपने आप में देखना या आत्मनिरीक्षण। तो ये इसका
अर्थ है। इसकी व्याख्या करते हुए B.N. झा ने लिखा है कि आत्मनिरीक्षण अपनी स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है, इसमें कोई दूसरा भाग नहीं लेता है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन इसके अंतर्गत करते हैं। फिर इसके जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं? आत्मनिरीक्षण विधि के गुण हैं, मनोविज्ञान के ज्ञान में ये वृद्धि करती है। डगलस व हॉलैंड ने इसके बारे में कहा कि मनोविज्ञान की इस विधि मतलब आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग करके हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके ज्ञान में वृद्धि हुई है। फिर है अन्य विधियों में ये किस प्रकार सहायक है? डगलस हॉलैंड ने ही बताया कि यह विधि अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण सहायता देती है। फिर हम इसका तीसरा गुण देखें तो वह है यंत्र सामग्री की आवश्यकता नहीं। रोस के अनुसार यह विधि खर्चीली नहीं है, इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं है, यह सस्ती विधि है क्योंकि इसमें किसी विशेष यंत्र या सामग्री की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। फिर है प्रयोगशाला की आवश्यकता इसमें नहीं होती। यह विधि बहुत सरल है क्योंकि किसी भी प्रयोगशाला की आवश्यकता इसमें नहीं होती। रोस महोदय ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक का स्वयं का मस्तिष्क इसके अंतर्गत प्रयोगशाला होता है और क्योंकि वह सदैव उसके साथ रहता है, अपना जो मस्तिष्क है वो सदैव हमारे साथ ही रहता है। ऐसे नहीं कि हम कहीं और जा रहे हैं और हमारा मस्तिष्क हमने किसी और को दे दिया, इसलिए वह अपनी इच्छानुसार कभी भी निरीक्षण कर सकता है कि यह तो घर की ही बात हो गई, जब इच्छा हुई तब हमने अपना निरीक्षण खुद कर लिया। फिर इसके दोष क्या है आत्मनिरीक्षण विधि के? वो है वैज्ञानिकता का इसमें अभाव होता है। यह विधि वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि इस विधि द्वारा जो प्राप्त निष्कर्ष हैं उनका किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा परीक्षण नहीं किया जाता, यही इसका दोष है। दूसरा दोष है ध्यान का विभाजन। इस विधि का प्रयोग करते समय व्यक्ति का जो ध्यान है वो विभाजित रहता है क्योंकि एक ओर तो उसे मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करना होता है, वहीं दूसरी ओर आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। तो उसका जो मस्तिष्क है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो मानसिक प्रक्रिया करने में और एक आत्मनिरीक्षण करने में। ऐसी दशा में जैसा कि डगलस एंड हॉलैंड ने लिखा है, क्योंकि एक साथ दो बातों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना असंभव है कि हम क्या करते हैं कि एक समय में दो कार्य नहीं कर सकते। जैसे एक व्यक्ति दो नावों पे कभी सवार नहीं हो सकता, वही इसमें बताया गया है। इसलिए आत्मनिरीक्षण वास्तव में परोक्ष निरीक्षण हो जाता है। फिर इसका तीसरा दोष है सामान्य व्यक्तियों व बालकों के लिए ये अनुपयुक्त होती है। रोस महोदय ने लिखा कि यह विधि असामान्य व्यक्तियों, असभ्य मनुष्यों, मानसिक रोगियों, बालकों और पशुओं के लिए हमेशा अनुपयुक्त रहती है। उनके ये किसी प्रकार काम में नहीं आती क्योंकि उनमें मानसिक क्रियाओं का निरीक्षण करने की क्षमता इनमें नहीं होती। अगला दोष है मन द्वारा मन का निरीक्षण असंभव होता है कि इसमें मन ही मन का निरीक्षण करता है। इस विधि में मन के द्वारा मन का निरीक्षण किया जाता है जो सर्वथा असंभव है। रोस महोदय ने लिखा है कि दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही होते हैं, कि जो देखने वाला और जो दर्शक है वो दोनों एक ही है, क्योंकि मन जो है वो निरीक्षण का स्थान और साधन दोनों ही होता है। अगला इसका जो दोष है वह है मानसिक प्रक्रियाओं का निरीक्षण असंभव है।
डगलस व हॉलैंड के अनुसार मानसिक दशाओं या प्रक्रियाओं में इतनी शीघ्रता से परिवर्तन होते हैं कि उनका निरीक्षण करना प्राय असंभव हो जाता है, कि अपनी जो मानसिक दशाएं और प्रक्रियाएं हैं वो सेकंड सेकंड में बदलती रहती हैं, तो इसका वर्णन करना असंभव हो जाता है। अगला है मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान इसके अंतर्गत नहीं होता, ये भी इसका दोष है। इस विधि द्वारा मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। उदाहरण के लिए, यदि मुझे क्रोध आता है तो क्रोध का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए मेरे पास पर्याप्त सामग्री होती है, पर जैसे ही मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूँ तो मेरा क्रोध कम हो जाता है और मेरी सामग्री मुझे से दूर भाग जाती है। इस कठिनाई का अति सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए जेम्स ने लिखा है कि आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास ऐसा है जैसा कि यह जानने के लिए कि अंधकार कैसा लगता है। बहुत सी फिर हम निष्कर्ष के रूप में इसको देखें तो इसमें लिखा है कि अपने दोषों के कारण आत्मनिरीक्षण विधि का मनोवैज्ञानिकों द्वारा परित्याग कर दिया गया है। डगलस एंड हॉलैंड ने लिखा है कि यद्यपि आत्मनिरीक्षण को किसी समय वैज्ञानिक विधि माना जाता था, पर आज इसने अपना अधिकांश सम्मान जो है वो खो दिया है। तो ये तो बात हुई आत्मनिरीक्षण विधि की। अब हम देखें गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि में क्या होता है कि इसमें जो पूर्व अनुभव या व्यवहार होते हैं उनका लेख तैयार करना ही गाथा वर्णन कहलाता है। गाथा मतलब कहानी। इस विधि में व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का वर्णन करता है। मनोवैज्ञानिक इसे सुनकर एक लेखा तैयार करता है और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। इस विधि का जो मुख्य दोष है वो यह है कि व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या पूर्व व्यवहार का ठीक ठीक पुनः स्मरण इसके अंतर्गत नहीं कर पाता है। इसके अलावा वह इससे या उससे संबंधित कुछ बातों को तो वो भूल जाता है और कुछ जो बातें वो अपनी ओर से वो इसमें ऐड कर देता है। इसलिए इस विधि को अविश्वसनीय बताते हुए स्किनर महोदय ने लिखा है कि गाथा वर्णन विधि की आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम पर, इसका जो नतीजा है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगली जो विधि है वह है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक क्या होता है? पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही प्रयोगात्मक होता है। इसका अर्थ क्या है? तो प्रयोगात्मक विधि जो है ये एक प्रकार की नियंत्रित परीक्षण विधि है। इस विधि में जो प्रयोगकर्ता होता है वो स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण से किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्र करता है। कि इसमें जो प्रयोगकर्ता होता है वो स्वयं अपने द्वारा ही निर्धारित जो परिस्थितियाँ होती हैं वो खुद परिस्थितियाँ पैदा करता है और किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन उन परिस्थितियों के द्वारा वो करता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग करके न केवल बालकों और व्यक्तियों के व्यवहार का वरन चूहों, बिल्लियों आदि पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन उन्होंने किया है। इस प्रकार के प्रयोग का उद्देश्य बताते हुए क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। फिर हम देखें गाथा वर्णन विधि के कौन कौन से गुण हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो हम देख लेते हैं। पहली क्वालिटी है ये एक वैज्ञानिक विधि है। क्यों?
क्योंकि इसके द्वारा सही आंकड़े और तथ्य एकत्र किए जा सकते हैं। दूसरा इसका गुण है निष्कर्षों की जांच इसके द्वारा संभव हो जाती है और सत्यता की जांच प्रयोग को दोहराकर इसके अंतर्गत की जाती है। फिर तीसरा इसका गुण है विश्वसनीय निष्कर्ष। इस विधि द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जो निष्कर्ष हैं वो सत्य और विश्वसनीय होते हैं। अगला जो गुण है वह है शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान। इस विधि का प्रयोग करके शिक्षा संबंधी जो कई प्रकार की समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है। अगला जो गुण है वह है उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश। तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि इस विधि में अनेक नवीन और उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। वो कौन कौन से हैं, जैसे शिक्षण के लिए किन उपयोगी विधियों का प्रयोग करना चाहिए, कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए, छात्रों के ज्ञान का ठीक मूल्यांकन करने के लिए किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत बताया गया है कि कौन सी शिक्षण विधियां काम में लें और छात्रों की अधिकतम संख्या कक्षा में कितनी हो और पाठ्यक्रम किन सिद्धांतों पर आधारित हो और मूल्यांकन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाए। तो ये गाथा वर्णन विधि में बताया गया है। फिर इसके हम दोष देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कमियां रह गई, डीमेरिट्स। पहला है प्रयोग में कृत्रिमता स्वाभाविक है। तो प्रयोग के लिए परिस्थितियों का निर्माण चाहे जितनी भी सतर्कता से किया जाए पर उसमें थोड़ी बहुत कृत्रिमता का आ जाना स्वाभाविक है। दूसरा इसका दोष है कृत्रिम परिस्थितियों पर नियंत्रण असंभव व अनुचित होता है। प्रत्येक प्रयोग के लिए न तो कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण किया जाना संभव है और न किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए बात करें तो बालकों में भय, क्रोध या कायरता उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया जाना सर्वथा अनुचित माना जाता है। तो यही इसका दोष है। अगला दोष है प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई। प्रयोज्य कौन होता है, जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग के प्रति किसी प्रकार की रुचि उसमें नहीं होती है, अतः प्रयोगकर्ता को उसका सहयोग प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई का सामना उसे करना पड़ता है। अगला दोष है प्रयोज्य की मानसिक दशा का ज्ञान असंभव होता है कि जिस व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है उसके व्यवहार का अस्वाभाविक और आडंबरपूर्ण हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अतः उसकी मानसिक दशा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना प्राय असंभव हो जाता है। अगला जो दोष है वह है प्रयोज्य की आंतरिक दशाओं पर नियंत्रण असंभव होता है। प्रयोज्य की मानसिक दशाओं को प्रभावित करने वाले सब कारकों पर पूर्ण नियंत्रण करना संभव हो सकता है, पर उसकी आंतरिक दशाओं पर इस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करना असंभव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जो प्रयोगकर्ता होता है उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निष्कर्ष पूर्ण रूप से सत्य और विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। तो ये भी इसका दोष है। फिर हम निष्कर्ष के रूप में गाथा वर्णन विधि की बात करें तो अपने दोषों के बावजूद ये कौन सी प्रयोगात्मक विधि है। तो इस विधि में अपने दोषों के बावजूद प्रयोगात्मक विधि को सामान्य रूप से अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि स्वीकार किया गया है। इसके लिए स्किनर महोदय ने अपना मत दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ अनुसंधानों के लिए प्रयोगात्मक विधि को बहुधा सर्वोत्तम विधि समझा जा सकता है। तो ये कुछ ही अनुसंधानों के लिए स्किनर महोदय ने इसको उपयुक्त माना है। अगली विधि की बात करें तो ऑब्जर्वेशनल मेथड है, इसको निरीक्षण विधि भी कहते हैं। निरीक्षण विधि क्या होती है
इसमें व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशाओं को जाना जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार है, जो उसका व्यवहार है उसका हम निरीक्षण करते हैं और हम फिर उसकी जो मानसिक दशा है उसको हम आसानी से जान लेते हैं। सबसे पहले हम निरीक्षण विधि का अर्थ देखें तो इसका सामान्य निरीक्षण का सामान्य अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है तो और उसके जो आँखें हैं वो लाल हो गई हैं तो हम जान सकते हैं कि वह क्रोधी व्यवहार का व्यक्ति है। कोलेस्निक महोदय ने लिखा है कि जो निरीक्षण है वो दो प्रकार का होता है, एक तो औपचारिक फॉर्मल और एक अनौपचारिक इनफॉर्मल। औपचारिक निरीक्षण जो है ये नियंत्रित दशाओं में और अनौपचारिक निरीक्षण जो है ये अनियंत्रित दशाओं में काम में लिया जाता है। इसमें से अनौपचारिक निरीक्षण जो है ये शिक्षक के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है और उसे कक्षा में और कक्षा के बाहर अपने छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए अनेक अवसर इस निरीक्षण विधि में अनौपचारिक जो निरीक्षण है उसके अंतर्गत उसे प्राप्त होते हैं। वह इस निरीक्षण के आधार पर उन बालकों के व्यवहार के प्रतिमानों का ज्ञान प्राप्त करके उनको उपयुक्त निर्देशन दे सकता है। तो ये कोलेस्निक महोदय ने बताया है। फिर इस विधि के क्या क्या गुण हैं कि जो निरीक्षण विधि है उसके गुणों की बात करें तो सबसे पहला आता है बालकों का उचित दिशाओं में विकास। कक्षा और खेल के मैदान में बालकों के सामान्य व्यवहार, सामाजिक संबंधों और जन्मजात गुणों का निरीक्षण करके उनका उचित दिशाओं में विकास किया जा सकता है। फिर हम इसका दूसरा गुण देखें, शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन। विद्यालय के शिक्षक, निरीक्षक और प्रशासक जो हैं वो समय की मांगों और समाज की दशाओं का निरीक्षण करके शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम आदि में समय समय पर वो परिवर्तन करते रहते हैं। अगला गुण है विद्यालयों में वांछनीय परिवर्तन। डगलस एंड हॉलैंड ने लिखा है कि निरीक्षण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली खोजों के आधार पर विद्यालयों में अनेक वांछनीय परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगला जो गुण है वह है बाल अध्ययन के लिए उपयोगी। तो ये जो विधि या निरीक्षण ये बालक के अध्ययन के लिए उपयोगी मानी जाती है और गेरेट महोदय ने इसके बारे में कहा है कि यहाँ तक इसको ये कहा कि कभी कभी बाल मनोवैज्ञानिक को केवल यही विधि उपलब्ध होती है, अन्य विधि उसके पास उपलब्ध नहीं होती। इस विधि में इतने गुण होने के बावजूद इसमें दोष भी हैं कि इसमें कौन कौन सी कमियां अभी तक रही हैं। पहला है जो प्रयोज्य है उसका अस्वाभाविक व्यवहार, कि जिस व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है वह स्वाभाविक ढंग का परित्याग करके कृत्रिम और अस्वाभाविक विधि उसके द्वारा अपना ली जाती है। दूसरा दोष असत्य निष्कर्ष, कि जो निरीक्षण विधि है उसमें जो निष्कर्ष होता है वो कभी भी सत्य नहीं होता। किसी बालक या समूह का निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता को अनेक कार्य एक साथ करने पड़ते हैं, इसी कारण उसके जो निष्कर्ष हैं वो असत्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे बालक के अध्ययन किए जाने के कारण को ध्यान में रखना, विशिष्ट दशाओं में उसके व्यवहार का अध्ययन करना है, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणों का ज्ञान प्राप्त करना, उसके व्यवहार के संबंध में अपने निष्कर्षों का निर्माण करना आदि इसके
कार्य हैं। इस प्रकार निरीक्षणकर्ता को एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं कि वह उसको कुशलता से नहीं कर पाता है। फलस्वरूप उसके निष्कर्ष जो हैं वो साधारणतः सत्य से परे होते हैं, मतलब वो असत्य पर आधारित हो जाते हैं। अगला जो दोष है वह है आत्मनिष्ठता। आत्मनिरीक्षण विधि के समान इस विधि में भी आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है। तो आत्मनिरीक्षण विधि में भी यही दोष था और निरीक्षण विधि में भी आत्मनिष्ठता दोष है। तो ये दोष दोनों विधियों में समान है। अगला दोष है स्वाभाविक त्रुटियां व अविश्वसनीयता। डगलस एंड हॉलैंड ने लिखा है कि अपनी स्वाभाविक त्रुटियों के कारण वैज्ञानिक विधि के रूप में निरीक्षण विधि जो है वो हमेशा ही अविश्वसनीय मानी जाती है। फिर हम इस विधि के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निरीक्षण विधि में दोष भले ही हों, कि इसमें कमियां भले ही रह गई हों, पर शिक्षक और मनोवैज्ञानिकों के लिए इसकी उपयोगिता पर संदेह करना अनुचित माना जाता है। क्रो एंड क्रो महोदय का मत है कि सतर्कता से नियंत्रित की गई दशाओं में भली भांति प्रशिक्षित और अनुभवी मनोवैज्ञानिक या शिक्षक अपने निरीक्षण से छात्र के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। अगली विधि की बात करें वह है जीवन इतिहास विधि। केस हिस्ट्री मेथड ये क्या होता है कि जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही जीवन इतिहास विधि है। बहुधा मनोवैज्ञानिकों का अनेक प्रकार के व्यक्तियों से पाला पड़ता है। उनमें कोई अपराधी होता है, कोई मानसिक रोगी होता है, कोई व्यक्ति झगड़ालू होता है, तो कोई समाज विरोधी कार्य करने वाला होता है, कोई समस्यात्मक व्यक्ति होता है। तो इन सभी का अध्ययन अलग अलग तरीके से करना ही जीवन इतिहास विधि है। मनोवैज्ञानिक के विचार से व्यक्ति का भौतिक, पारिवारिक या सामाजिक वातावरण उसमें मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप वह अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। इसका वास्तविक कारण जानने के लिए वह व्यक्ति के पूर्व इतिहास की कड़ियों को जोड़ना शुरू करता है। तो पूर्व इतिहास की कड़ियाँ उस व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए आवश्यक होते हैं। इस उद्देश्य से वह व्यक्ति उसके माता पिता, शिक्षकों, संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों आदि सभी से मिलकर उसके बारे में पूछताछ करता है। इस प्रकार वह व्यक्ति के वंशानुक्रम, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, रुचियों, क्रियाओं, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक और संवेगात्मक विकास के संबंध में तथ्य इकट्ठा करता है। इन तथ्यों की सहायता से वह उन कारणों की खोज कर लेता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति मनोविकारों का शिकार बनकर अनुचित आचरण करने लगता है। तो इस प्रकार इस विधि का उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना माना जाता है, कि इसमें व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो ने इसके बारे में लिखा है कि जीवन इतिहास विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसी कारण का निदान करना। निदान मतलब उपचार। फिर है उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड। इसमें क्या होता है, आचरण संबंधी जो जटिलताएं होती हैं उनको दूर करने में ये सहायता करता है। इस विधि का अर्थ और प्रयोजन स्पष्ट करते हुए स्किनर महोदय ने लिखा है कि उपचारात्मक विधि साधारणतः विशेष प्रकार के सीखने, व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने और उनके अनुकूल विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करने के लिए काम में लाई जाती है। इस विधि का प्रयोग करने वाले का उद्देश्य यह मालूम करना होता है
कि व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं और उसमें उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के क्या कारण हैं और उनको दूर करके व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता दी जा सकती है। तो ये सब उपचारात्मक विधि का अर्थ है। यह विधि विद्यालयों की अग्रलिखित समस्याओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालकों के लिए ये उपयोगी है। बहुत हकलाने वाले बालकों के लिए भी ये उपयोगी है। इनकी समस्याओं का समाधान इसके अंतर्गत होता है। बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक को सुधारने के लिए भी ये विधि काम में ली जाती है। गंभीर संवेगों के शिकार होने वाले बालकों के लिए भी ये उपयोगी है। अगली जो विधि है वह है डेवलपमेंट मेथड, मतलब विकासात्मक विधि। इसमें बालक की वृद्धि और विकास जो क्रम है, बालक की वृद्धि और विकास क्रम, इनका अध्ययन किया जाता है। तो इस विधि को जेनेटिक मेथड भी कहा जाता है। यह विधि निरीक्षण विधि से बहुत कुछ मिलती जुलती है कि ये उसी के जैसी विधि मानी जाती है। इस विधि में निरीक्षक जो है वो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास एवं अन्य बालकों और वयस्कों से उसके संबंधों का अर्थात सामाजिक विकास का अति सावधानी से एक लेखा तैयार करता है। इस लेखे के आधार पर वह बालक की विभिन्न आवश्यकताओं, विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं और विशेषताओं का विश्लेषण वो करता है। इसके अलावा वह इस बात का भी विश्लेषण करता है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। यह कार्य अति दीर्घकालीन माना जाता है क्योंकि बालक का निरीक्षण करके जन्मावस्था से, मतलब जन्म की अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक ये कार्य किया जाना अनिवार्य है। दीर्घकालीन होने के कारण यह विधि बहुत ही महंगी है और यही इसका प्रमुख दोष भी माना जाता है कि वो बहुत महंगी है। गेरेट महोदय ने इस विधि के बारे में क्या कहा है कि इस प्रकार के अनुशासन का अनेक वर्षों तक किया जाना अनिवार्य है, इसलिए यह बहुत महंगा है। तो ये विधि बहुत महंगी मानी जाती है। अगली विधि की बात करें तो वह है मनोविश्लेषण विधि। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसका उपचार किया जाता है। तो चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन की ये 3 अवस्थाएं फ्रायड महोदय ने बताई थी। तो इस विधि का जो जन्मदाता है वो वायना का विख्यात चिकित्सक फ्रॉयड है। तो फ्रायड ने ये बताया है कि व्यक्ति के अचेतन मन का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह मन उसकी अतृप्त इच्छाओं का पुंज माना जाता है कि उसकी जो अतृप्त इच्छाएं हैं उसका ये गुलदस्ता होता है और निरंतर क्रियाशील ये रहता है। फलस्वरूप व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं अवसर पाकर प्रकाश में आने की चेष्टा वो करती हैं। जैसे उनको अवसर प्राप्त होता है तो वो बाहर निकलने की चेष्टाएं करती हैं, जिससे वह अनुचित व्यवहार उस व्यक्ति के द्वारा होने लगता है। अतः इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। तदुपरांत उन इच्छाओं का परिष्कार या मार्गांतरीकरण करके व्यक्ति का उपचार किया जाता है और इस प्रकार उसके व्यवहार को उत्तम बनाने का प्रयास चलता रहता है। इस विधि की समीक्षा करते हुए वुडवर्थ महोदय ने लिखा है कि इस विधि में बहुत ही कम समय लगता है। कम समय लगता है तो ये सस्ती विधि है, अतः इसे तब तक आरंभ नहीं करना चाहिए जब तक रोगी इसको
अंत तक निभाने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसे नहीं कि इसकी शुरुआत तो कर दी और इसका अंत नहीं हो रहा है। तो पहले जो समस्यात्मक व्यक्ति है उसके बारे में उसको अध्ययन कर लेना चाहिए कि वो अंत तक इस विधि के लिए तैयार रहे, क्योंकि यदि इसे बीच में छोड़ दिया जाता है तो रोगी पहले से भी बदतर हालत में पड़ जाता है। कि अगर उसको मध्यधार में छोड़ दिया जाता है तो वो ना तो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। मनोविश्लेषण भी इस विधि को आरोग्य प्रदान करने वाली नहीं मानते हैं, पर इसके कारण कई अस्त व्यस्त चिकित्सा पूर्व की स्थिति से अच्छी दशा में व्यवहार करते हुए देखे गए हैं। कि जो अंत तक इस विधि से जुड़ा रहता है तो उसके व्यवहार में अच्छा परिवर्तन भी हमें देखने को मिलता है। अगली है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है कि उनकी समानता और असमानता क्या क्या है। इस विधि का प्रयोग अनुसंधान के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। जब भी दो व्यक्तियों या समूह का अध्ययन किया जाता है तब उनके व्यवहार से संबंधित समानताएं और असमानताएं जो हैं उनको जानने के लिए यह विधि बहुत लाभदायक है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग करके अनेक उपयोगी तुलनात्मक तुलनाएं उनके द्वारा की गई हैं, जैसे पशु और मानव व्यवहार की तुलना, प्रजातियों की विशेषताओं की तुलना, विभिन्न वातावरणों में पाले गए बालकों की तुलना इसके अंतर्गत की जाती है। इन तुलनाओं द्वारा उन्होंने अनेक आश्चर्यजनक तथ्यों का उद्घाटन करके हमारे ज्ञान और मनोविज्ञान की परिधि का विस्तार उनके द्वारा किया गया है। अगली जो विधि है वह है सांख्यिकीय विधि। मतलब समस्या से संबंधित तथ्य इकट्ठे करके उसका जो परिणाम है, जो नतीजा है, वो इसके अंतर्गत निकाला जाता है। तो यह विधि आधुनिक होने के साथ अत्यंत प्रचलित है। तो आधुनिक विधि कौन सी है? सांख्यिकीय विधि। ज्ञान का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें इसकी उपयोगिता के कारण इसका प्रयोग नहीं किया गया हो, कि इस विधि का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किसी समस्या या परीक्षण से संबंधित तथ्यों का संकलन और विश्लेषण करके कुछ परिणाम निकालने के लिए किया जाता है। परिणामों की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर रहती है कि संकलित तथ्य विश्वसनीय हैं या नहीं है। फिर अगली विधि की बात करें तो वह है टेस्ट मेथड, मतलब परीक्षण विधि। परीक्षण विधि में क्या होता है? व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताएं जानने के लिए उनकी परीक्षा लेना ही परीक्षण विधि है। यह विधि आधुनिक युग की प्रमुख देन है और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस समय तक अनेक प्रकार की परीक्षण विधियों का निर्माण किया जा चुका है, जैसे बुद्धि परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा, ज्ञान परीक्षा, रुचि परीक्षा आदि प्रमुख परीक्षण विधियां हैं। इन परीक्षाओं के परिणाम जो हैं वो पूर्णतः सत्य, विश्वसनीय और प्रामाणिक माने जाते हैं। अतः इसके आधार पर परिणामों का शैक्षिक, व्यावसायिक और अन्य प्रकार का निर्देशन किया जाता है। फिर है इंटरव्यू मेथड, मतलब साक्षात्कार विधि। इसमें क्या होता है? व्यक्तियों से भेंट, मतलब मिलना, व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी जो तथ्य हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। इस विधि में जो प्रयोग करता है वो किसी विशेष समस्या का अध्ययन करते समय उससे संबंधित व्यक्तियों से वो भेंट करता है और उससे समस्या के बारे में विचार विमर्श करके जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए
कोठारी कमीशन के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व भारत का भ्रमण करके समाजसेवकों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, विभिन्न विषय के विद्वानों और शिक्षा में रुचि रखने वाले पुरुषों और स्त्रियों से साक्षात्कार किया है। इस प्रकार कमीशन ने कुल मिलाकर 9,000 व्यक्तियों से साक्षात्कार करके शिक्षा की समस्याओं पर अपने विचारों की जानकारी प्रदान की है। तो 9,000 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया। अगली जो विधि है वह है प्रश्नावली विधि। इसमें क्या होता है, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी जो तथ्य हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रयोगकर्ता होता है वो किसी शिक्षा समस्या के बारे में अनेक व्यक्तियों के विचारों को जानना चाहता है। उन सबसे साक्षात्कार करने के लिए उसे पर्याप्त धन और समय की आवश्यकता होती है। अगर हम साक्षात्कार विधि से उनके विचार जानना चाहेंगे तो हमें समय भी ज़्यादा लगेगा और धन भी अधिक खर्च होगा। इन दोनों से बचत करने के लिए वह समस्या से संबंधित कुछ प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार करके उन सभी के पास वो भेज देता है। उनके प्राप्त होने वाले उत्तरों का यह अध्ययन और वर्गीकरण करता है, मतलब वो उनके उत्तरों की जांच करता है, फिर उनके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। उदाहरण के लिए राधाकृष्णन कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित एक प्रश्नावली तैयार करके शिक्षा जो विशेषज्ञ हैं उनके पास भेजी और उससे लगभग 600 व्यक्तियों के उत्तर प्राप्त हुए, जिनको उसने अपने प्रतिवेदन के लेखन में प्रयोग किया है। इस विधि के दोषों का उल्लेख करते हुए क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि इस विधि को बहुत वैज्ञानिक नहीं समझा जाता। संभवतः है कि प्रश्न सुनियोजित, पर्याप्त विवेकपूर्ण या निश्चित उत्तर प्रदान करने वाले न हो। संभव है कि उत्तर देने वाले व्यक्ति प्रश्नों के गलत अर्थ लगाए और ठीक उत्तर न दे, जिसके फलस्वरूप संकलित आंकड़ों की विश्वसनीयता जो है वो कम हो जाती है। संभवतः है कि जिन व्यक्तियों के पास प्रश्नावली भेजी जाए उनमें से बहुत से उनको वापस न करें, तो यही इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। फिर उपसंहार में मतलब इसके निष्कर्ष की बात करें तो देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने अनुसंधान कार्य के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करता है। यद्यपि ये विधियाँ भौतिक विज्ञानों की विधियों की भांति 100% सत्य परिणाम नहीं बताती हैं, जबकि अनुसंधान कार्य के लिए ये अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई हैं। आवश्यकता जैसा कि गैरेट ने लिखा है कि सब विधियों के लिए नियोजित कार्य, नियंत्रित परीक्षण और घटनाओं का सतर्क लेखा अनिवार्य होता है। फिर ये टॉपिक यहीं समाप्त हो गया। इससे संबंधित ये नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, आप रफ नोटबुक में इनके आंसर देने की चेष्टा करें। अगर आपको इनके आंसर नहीं आते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखें। इसी के साथ इस पीडी पाठक की जो शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक है उसकी जो यूनिट फर्स्ट थी उसमें 5 चैप्टर थे, तो 5 चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और किसी प्रकार का अगर कोई आप सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।